गुड मॉर्निंग। होमवर्क था कोई? थे 2 क्वेश्चन हो गए? ट्राई किए ना एटलीस्ट? बस उतना ही बहुत है, बाकी तो हम संभाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर था एक तो 4, ठीक है। 4 के आंसर बताओ। हाँ, इससे पहले ये जानना भी बड़ा जरूरी है, ये कोट को अगर आपने सही इंटरप्रेट नहीं किया ना तो आंसर्स गलत हो सकते हैं। जैसे कैसे? इन्होंने बोला यूरो अपॉन यूएसडी, यूरो अपॉन यूएसडी मतलब यूरो पर यूएसडी। यूरो पर यूएसडी मतलब ये जो कोड था ना वो था $1 इज इक्वल टू यूरो 0.9345 ऑब्लिक 0.9375। तो अगर आपने इसको उल्टा लिख दिया यूरो 1 इक्वल टू डॉलर तो फिर सारे गलत हो गए। तो अगर ऐसा लिख दिया है तो वापस अभी करेक्ट कर लो, जब तक हम आंसर लिखेंगे तब तक आपके वापस रिवाइज आंसर आ चुके होंगे। इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये था नहीं, ठीक। तो इस हिसाब से, इस कोड के हिसाब से जो आपने आंसर्स निकाले हैं अलग अलग पार्ट्स के, वो मुझे बताते हो जाओ। ए, बी, सी और डी। करेंसी ज़रूर बोलना। कितना? $133,761.37, ठीक है। फिर कितना? $52,586.67, ठीक है। और बोलते हुए जाओ। अगला यूरो 73,593.75 और नेक्स्ट यूरो 59,247.3। कौन सा नहीं आ रहा है बताओ, उसको हम चेक करते हैं। नंबर 1, ठीक है, और नंबर 2, ये दोनों नहीं आ रहे। चेक करते हैं। अलग आ रहे हैं, उसको ऑब्लिक में नहीं लिख रहा मैं, चेक करते हैं या तो ये सही है या आप सही हो। तो हम देख लेते हैं कि क्या है। What is the cost of buying euro 1,25,000? आपको 1,25,000 यूरो को कन्वर्ट करना है, पहले तो ये देख लो। तो जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी के 1 यूनिट में है? जवाब आया नो। मतलब क्या करेंगे? डिवाइड। यहां तो क्लियर हो आप, मेरे हिसाब से आप लोगों ने डिवाइड ही किया होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने बाइंग के कारण आस्क ले लिया हो तो आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अगेन आपको क्या सोचना है, जिसकी 1 यूनिट है, जिस करेंसी की 1 यूनिट है उसको क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो कि बेच रहे हो? तो बोले 1 यूनिट तो डॉलर की है और खरीद हम यूरो को रहे हैं। यूरो के एंगल से नहीं सोचना, डॉलर के एंगल से सोचना है, राइट। तो डॉलर को क्या कर रहे होंगे, फिर यूरो खरीद रहे हो तो डॉलर बेच रहे होंगे, और डॉलर बेचोगे तो किस पे बेचोगे? बिड पे, क्या आस्क पे? जब भी बेचने जाएंगे सस्ता बिकेगा 0.9345। ये आ रहा है, ठीक है। अगला, हाउ मच वुड यू रिसीव बाय सेलिंग 49300 यूरो? मतलब यूरो सेल कर रहे हो, 1 यूनिट उसकी है नहीं, डिवाइड होगा, ये श्योर है। अब वापस यही सवाल पूछो अपने आप से कि डॉलर को क्या कर रहे हो यहाँ पे? भैया डॉलर को तो हम कर रहे हैं बाय, यूरो सेल हो रहा है मतलब डॉलर क्या हो रहा है? बाय। और डॉलर बाय हो रहा है तो किस पे होगा? 0.9375 पे। श्योर है? अगला हम देख लेते हैं, आपने कर लिया है फिर भी देख लेते हैं हम अगला कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग USD 78500। तो मल्टीप्लाई होगा, ये श्योर है। जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है एक्सचेंज रेट उस करेंसी के यूनिट में, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी श्योर है। दोनों को एक साथ ही समझ लेते हैं, दोनों USD। अब एक जगह USD बाय हो रहा है, अब अपोजिट एंगल से सोचने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि डॉलर की 1 यूनिट है और डॉलर के लिए ही इस क्वेश्चन ने लिखा है, राइट। यानी कि मल्टीप्लाई, सीधा सीधा बाय कर रहे हैं मतलब 0.9375। अपोजिट एंगल से कब सोचने की जरूरत है? जब 1 यूनिट अलग है और किसी और के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। समझ आती हुई जा रही है क्या बात? 0.93, क्योंकि बेच रहे हैं तो 0.9345 पे बेचेंगे। क्या ये आंसर्स आ रहे हैं? श्योर? बढ़े आगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3 पार्ट। ये क्लियर है ना? नोट डाउन भी हो ही चुके हैं आपने, बस किया है उसको करेक्ट ही करना है, तो कर दिया होगा अब तक आप, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। बताओ आंसर कितना आया? कितना? JPY1 इज इक्वल टू JPY1 इज इक्वल टू, बताते हुए जाओ, ₹0.3221। किसी ने अपोजिट निकाला क्या? किसी ने अपोजिट निकाल दिया क्या? ₹1 इज इक्वल टू n, ऐसा निकाला? ₹1 इज इक्वल टू n 3.1046। अब आप बोलोगे जब क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि INR JPY बाद में मतलब एक यूनिट उसकी, एक्चुअली क्वेश्चन ने INR डैश JPY लगाया है, ऑब्लिक नहीं लगाया। INR अपॉन JPY बोलता ना क्वेश्चन, तो हम मान लेते कि एक यूनिट JPY की बोली है। तो यहाँ फिर किसकी बोली है? क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आपकी चॉइस है, आपको जिसमें निकालना निकाल लो। लेकिन जब भी एग्जाम में ऐसा साइलेंट मोड वाला क्वेश्चन हो ना, जहाँ ना पता हो यार कि किस में निकालना है, आप दोनों में निकाल के आ जाओ, ताकि आपका एग्जामिनर आपके आंसर को गलत कर ही नहीं सकता ना। फिर समझ पा रहे हो? मतलब आप अब दोनों में निकालने के लिए आप बोलोगे टाइम कंज्यूम होगा, टाइम बिल्कुल कंज्यूम नहीं होगा। आपको फॉर्मूला एक बार ही लगाना है, फॉर्मूला 2 बार नहीं लगाना है। आपने अगर ये वाला रेट निकाल लिया है ना, तो इसको 1 डिवाइड कर दो तो ये वाला रेट आ जाएगा। आपने पहले अगर ये वाला रेट निकाल लिया तो इसको 1 डिवाइड कर दो, पहले वाला रेट आ जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब आपको केवल 1 डिवाइड करके एक अगला वाला रेट निकालना है। कोई सा भी एक रेट आप फॉर्मूले से निकाल लो और दूसरा रेट 1 डिवाइड करके निकाल लो। 10 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, इतना तो कर ही सकते हैं। श्योर? ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर बताओ। N1 इज इक्वल टू ₹0.4070, तो ₹1 इज इक्वल टू N 2.4570। राइट, अगला N1 इज इक्वल टू ₹0.4493, तो ₹1 इज इक्वल टू N 2.2257। मैच हो रहा है? इन दो में से एक मैच हो रहा होगा, आपने जिस भी फॉर्म में निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला फॉर्म 1 डिवाइड करके निकाल लो। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? श्योर? 100%। चलो अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो आप। $1 इक्वल टू ₹70/72, ठीक है। और £1 इज इक्वल टू $0.80/090, ये कोड दिया है। और आपको जो निकालना है वो निकालना है 1 पाउंड में कितने रुपये है बिड ऑब्लिक आस्क। बोले यार अब तक तो हमने सिंगल वे कोट ही किया था क्रॉस करेंसी का, ये बिड आस्क क्या आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, हम समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन फिर एक एग्जांपल दे दूंगा आपको क्लास में करने के लिए। आपको बिड के लिए बिड वाला डेटा यूज करना है इन सिंपल, आस्क के लिए आस्क वाला डेटा यूज करना है, कहीं कोई टफ वाली बात नहीं है। इक्वेशन 2 बार बनेगी, सेम बनेगी। सेम कैसे बनेगी? जैसे ₹/पाउंड इज इक्वल टू ₹/$ मल्टीप्लाइड $/पाउंड, ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब जैसा लिखा है वैसा पढ़ते जाओ। $1 में कितने रुपए क्या गिवन है क्वेश्चन में? $1 में कितने रुपए क्या गिवन है? बोले बिल्कुल गिवन है। कितना? 70 भी है, 72 भी है। हम कौन सा लेंगे? निकाल क्या रहे हो आप? बिड। तो बिड के लिए क्या रेट लोगे? बिड है, आसान। 1 पाउंड में कितने डॉलर क्या गिवन है क्वेश्चन में? बोला बिल्कुल गिवन है। 0.8 भी है, 0.9 भी है, 0.80 भी है, 0.90 भी है। हम कौन सा लेंगे? क्या निकाल रहे हो आप? बिड। बिड के लिए क्या लोगे? बिड। क्लियर है? क्लियर है? अब अगेन यहां ये मत सोचना कि यार 1 पाउंड में डॉलर जो है,
माइंड में आ सकता है ऐसा कि एक पाउंड में डॉलर 0.80 ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, माना बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप कि डॉलर जो है वो छोटी करेंसी है, पाउंड जो है वो बड़ी करेंसी है, बट मैंने थ्योरेटिकली लिख दिया तो लिख दिया। ऐसा एग्जामिनर कर सकता है आपके साथ कि थ्योरेटिकली एक पाउंड में इतने डॉलर लिख दिए, तो ठीक है भैया लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो जैसा लिखा है वैसा मान लो। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो कितना आ गया ये 56। तो वैसे ही आपको आस्क निकालना है, तो भैया आस्क भी निकाल लो। आस्क के लिए इक्वेशन कौन सी आएगी? बोला सेम, रुपी अपॉन पाउंड इज इक्वल टू रुपी अपॉन डॉलर मल्टीप्लाइड डॉलर अपॉन पाउंड। ठीक है, $1 में कितने रुपए गिवन है क्या? बोले बिल्कुल गिवन है, 2 है, 70 भी है, 72 भी है, हमें क्या चाहिए? आस्क की जगह 72 ले लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी आस्क की जगह 0.90 ले लेंगे, सिंपल। तो 72 इंटू 0.90 तो कितना आ गया 64.8। एक रेडियो हो गई, एक रेडियो हो गई। फाइनल आंसर जब लिखोगे तो ऐसा लिख दोगे, पाउंड 1 इज इक्वल टू रुपी 56/64.8। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। श्योर है पूरी कहानी? 100%। ये आप एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। ये नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? बढ़े आगे। ठीक है, तो ये आपका 2 वे कोड को कन्वर्ट करने का प्रोसेस हुआ। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल के साथ साथ ये कंसेप्ट भी है। $1 इक्वल टू रुपी 70/72, ये कोड दिया है आपको। ठीक है, तो क्या आप मुझे रुपी 1 इज इक्वल टू डॉलर भी बता सकते हो कितना? बिड ऑब्लिक आस्क बता सकते हो? बताओ। कितना रहा है? 0.10 0.014 समथिंग, आगे भी कुछ आ रहा है। ठीक है, हमने यही रोक दिया। फिर 0.0138888 ऐसे ही कुछ आ रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें कुछ गलती हो गई। देखो आप, ये बिड है, ये आस्क है। बिड आस्क से बड़ा कैसे हो गया? ये तो सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बिड आस्क से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। ये कैसे हो गया? समझ आ रही है बात? समझ पा रहे हो? तो भैया फिर क्या करें? इसको ऐसे लिख दें क्या?
बोले इसको बिड लिख देते हैं, इसको आस्क लिख देते हैं, फिर तो ठीक हो जाएगा। बस मेरा सवाल ये है कि क्या हमेशा ऐसा करना पड़ेगा? क्या हमेशा हमें चेक करना पड़ेगा कि जो बड़ा है उसको बिड लो, जो छोटा है, कभी छोटा इधर आ सकता है, कभी बड़ा इधर आ सकता है, तो हमेशा चेक करना पड़ेगा? क्या सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि नहीं हमेशा ऐसा ही होगा कि इधर वाला इधर ही लिखना है, इधर वाला इधर ही लिखना है? यस या नो? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम इस कंसेप्ट की तरफ आते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम। हाँ, आप में से कौन 2 सिबलिंग्स है? भाई भाई, भाई बहन, भाई बहन बहन, 2 सिबलिंग्स है। यस, आप मान लो अजय है, आपके बड़े भैया, छोटे भैया? बड़े भैया है। तो अजय ध्यान से सुनना, मैं कुछ बोल रहा हूँ कि अजय आप इंदौर में हो, मान लो इंदौर में ही आपका मकान है, और क्या होता है कि डेली जो घर में है वो 10 मिठाई के पीस का रूल बना हुआ है कि 10 मिठाई के पीस आते हैं, डेली मिठाई के 10 पीस आते हैं। ठीक है, अब डेली मिठाई के 10 पीस आते हैं तो आपके और आपके बड़े भाई में कितने कितने हिस्से में आ जाएंगे? 5-5। मान लो आप ही के लिए आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं, तो 5-5 पीस बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि अजय हो सकता है, मैं बचपन का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप जो हैं वो आपके हिस्से जल्दी ख़त्म करके फिर बड़े भाई के हिस्से में से भी क्लेम कर लेते हो। वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इक्वलिटी की बात कर रहा हूँ अभी। वरना ऐसा होता है जी, छोटा भाई जो है वो जल्दी खा लेता है और उसके बाद बड़े भाई के हिस्से में से भी क्लेम कर लेता है। ऐसा किया होगा बचपन में आप लोगों ने भी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो वापस एग्जांपल में आता है, क्या हुआ कि गर्मी की छुट्टियों में 2 कजिन भी आपके यहाँ इंदौर में घूमने आए। बोला यार इंदौर नंबर 1 बन रहा है, तो देख के तो आते हैं कि यार इंदौर में आखिर क्या हो, क्या रहा है, कितनी स्वच्छता, कितनी क्या है। तो वो देखने के लिए आया, सही गर्मी की छुट्टियाँ यहीं मनाएंगे। मिठाई के अभी भी 10 पीस का रूल बना हुआ है, वो 10 पीस आते हैं। एथिक्स क्या बोलता है कि 2 कजिन आया तो वो उनको भी इक्वल हिस्सा आना चाहिए। मतलब अब हिस्सा कितना कितना आएगा सबके? 2.5 मिठाई के पीस सबको मिलेंगे। तो ध्यान से सुनना कि पहले जो 10 मिठाई के पीस हुआ करते थे वो आप 2 में बढ़ रहे थे, तो हिस्सा कितना आ रहा था? 5। और अब वही 10 मिठाई के पीस जब 4 लोगों में बच रहे हैं तो बट रहे हैं, तो हिस्सा कितना आ रहा है? 2.5। मतलब ध्यान से सुनना कि हम सेम अमाउंट को, ये भी सेम अमाउंट को हम छोटे हिस्से से डिवाइड कर रहे हैं तो बड़ा आ रहा है। समझ पा रहे हो? और सेम अमाउंट को जब हम बड़े से डिवाइड कर रहे हैं तो छोटा आ रहा है। हो रहा है कैसा? तो वहां पे भी तो हम कर रहे हैं 1/70 और 1/72। मतलब 1/ छोटा और 1/ बड़ा। तो 1/ अगर छोटे अमाउंट से डिवाइड करोगे आप, तो इन कंपैरिजन टू 1/72 वो शेयर तो बड़ा ही आएगा ना। और हमेशा ऐसा होगा, श्योर है। बिड हमेशा छोटा ही होता है, तो 1/ छोटा करोगे बड़ा आएगा, 1/ बड़ा करोगे छोटा आएगा। श्योर है क्या? मतलब यहाँ से कंक्लूजन जो निकल के आया ना, वो कंक्लूजन क्या निकल के आया, ध्यान से सुनना, ये एक और माइलस्टोन है हमारा। वो कंक्लूजन निकल के आया 1/ अगर आप बिड करते हो ना, तो बन जाता है दूसरी करेंसी का आस्क, क्योंकि छोटा करने पे बड़ी वैल्यू आ जाती है। और 1/ बड़ी वैल्यू को डिवाइड करोगे ना, तो वो दूसरी करेंसी का आ जाएगा बिड। श्योर, ये एक माइलस्टोन आपका और हो गया कि 1/ बिड करने पर आस्क आता है, हमेशा आएगा। 1/ आस्क करने पे बिड आएगा, हमेशा होगा दूसरी करेंसी का, अपोजिट करेंसी का बिड और आस्क हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप नोट डाउन करना चाहो, बिल्कुल नोट डाउन कर लो। और इसके बाद अगले एग्जाम्पल की तरफ हम मूव करते हैं।
हो गया नोट डाउन? हो गया? इन सिंपल 1 डिवाइड बाय बिड इज इक्वल टू आस्क, 1 डिवाइड बाय आस्क इज इक्वल टू बिड। ये कंक्लूजन था इसका। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लिखो। हाँ, एग्जांपल जो है वो है $1 इक्वल टू ₹70/72। ठीक है, $1 इज इक्वल टू पाउंड, $1 इज इक्वल टू पाउंड 0.80/0.90। तो पाउंड 1 इक्वल टू रुपी निकालना है आपको, बिड ऑब्लिक आस्क। बोले ये एग्जांपल तो पहले लिया है, नहीं, थोड़ा सा चेंज है। पहले पाउंड 1 इक्वल टू $1 लिखा था मैंने, सेम अमाउंट। अभी $1 इक्वल टू पाउंड लिख रहा हूं मैं, तो चेंज है उसमें और इसमें। बताओ मुझे आप, पाउंड 1 इक्वल टू रुपी कितना? कितना आ रहा है? बिड के लिए बिड वाला डेटा, आस्क के लिए आस्क वाला डेटा। कितना आ रहा है? 87.5 और 80। ये कुछ गलत नहीं दिख रहा सुनने में? 87.5 और 80 मतलब बिड आस्क से फिर बड़ा आ गया। बल्कि किया तो हमने सही है, बिड के लिए बिड वाला डेटा, आस्क के लिए आस्क वाला डेटा। बिल्कुल चेक कर लो आप, आपने सही किया है। फिर ऐसा कैसे हो गया? क्या आपने बिड के लिए बिड वाले डेटा ही लिए, आस्क के लिए आस्क वाले डेटा ही लिए? क्रॉस चेक कर सकते हो। फिर भी आपका आंसर बिड जो है वो बड़ा आ गया, आस्क जो है छोटा आ गया, मतलब टेक्निकली कुछ दिक्कत हो गई। चलो हम साथ में करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से एक एक चीज को देखना, अभी नोट डाउन मत करना, पहले सारी चीजें अच्छे से समझना। इक्वेशन क्या बनेगी? रुपी अपॉन पाउंड इज इक्वल टू, रुपी अपॉन पाउंड इज इक्वल टू रुपी अपॉन डॉलर मल्टीप्लाई डॉलर अपॉन पाउंड। ये इक्वेशन बनेगी। मान लो पहले हम निकाल रहे हैं बिड, फिर हम निकाल लेंगे आस्क। ठीक है, $1 में कितने रुपए? क्या गिवन है? क्या बिल्कुल गिवन है। 70 भी है, 72 भी है। हम कौन सा लेंगे? 70, क्योंकि हम बिड निकाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई 1 पाउंड में कितने डॉलर? क्या गिवन है? क्या 1 पाउंड में डॉलर गिवन है? क्या नहीं, $1 में पाउंड गिवन है, बट 1 पाउंड में डॉलर चाहिए आपको, तो आपको 1 डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी आपने किया, और 1 डिवाइडेड बाय कितने लोगों ने 0.80 ले लिया। अभी लिखना मत कोई भी, इसीलिए बोल रहा हूं, समझना पूरा। अगर आपने 1 डिवाइडेड बाय 0.80 ले लिया तो आप गलत हो गए। बोले क्यों गलत हो गए? एक्चुअली आपको बिड के लिए क्या चाहिए? बिड के लिए ये भी बिड चाहिए और ये भी बिड चाहिए। बोले बिड तो लिया, एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाय बिड आपने तो कर लिया ना, वो बिड रहा ही कहां? 1 डिवाइड करते ही तो वो फॉर्म चेंज कर लेता है। मतलब 1 डिवाइडेड बाय बिड किया तो वो आस्क बन गया, बल्कि आपको चाहिए क्या था? बिड। समझ पा रहे हो? मतलब गलती क्या होगी कि आपको ये वाला भी बिड चाहिए और ये वाला भी बिड ही चाहिए, सेकेंड वाला भी बिड ही चाहिए, लेकिन 1 डिवाइडेड बाय 0.80 करने पे बिड नहीं आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.90 करने पे बिड आएगा। एक्चुअली 1 अपॉन आस्क किया, ये आस्क है नहीं, 1 अपॉन आस्क भी बिड ही है, तो आपने दोनों बिड ही लिया। यहाँ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब जैसे ही 1 डिवाइड करो, एक पोज लेना और पोज लेके देखना कि आप निकाल क्या रहे हो।
बोले 1 डिवाइड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं हम बिड, मतलब हमें लेना पड़ेगा आस्क। 1 डिवाइड हम कर रहे हैं और निकाल रहे हैं आस्क, तो हमें लेना पड़ेगा बिड। श्योर है क्या? तो ये आप 70 डिवाइडेड बाय 0.90 ये कहानी आएगी, तो इट इज कमिंग 77.78 भी कर सकते हो राउंडेड ऑफ उसको। और जब आस्क निकालने जाओगे तो इक्वेशन सेम बनेगी, रुपी अपॉन पाउंड इज इक्वल टू रुपी अपॉन डॉलर मल्टीप्लाइड डॉलर अपॉन पाउंड। इज इक्वल टू $1 में कितने रुपए गिवन है? क्या बिल्कुल गिवन है, 70 भी है 72 भी है, हमें क्या लेना है? 72 आस्क लेना है। आस्क के लिए मल्टीप्लाई 1 पाउंड में कितने डॉलर गिवन है? क्या बोले $1 में पाउंड गिवन है, 1 पाउंड में डॉलर नहीं है, तो 1 डिवाइड करना पड़ेगा। 1 डिवाइड करके रुकना, निकाल क्या रहे हो? आस्क, तो लेना पड़ेगा बिड। तो 72 डिवाइडेड बाय 0.80 तो ये आएगा 90। श्योर है क्या कहानी? 100% क्लियर है? तो आपका फाइनल रेट जो बनेगा वो बनेगा £1 इज इक्वल टू रुपी 77.78 राउंडेड ऑफ लिख रहा हूं ऑब्लिक 90। दिस इज योर आंसर। नोट डाउन कर सकते हो आप। तो डेली ऐसा कोई नया ट्विस्ट आता रहेगा, राइट? तो बी रेडी फॉर डेट। आपको रेडी रहना है हमेशा। फॉरेक्स में कंफर्ट जोन में जाने ही नहीं दूंगा आपको, जाना भी नहीं। हो गया नोट डाउन? हो गया? तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए? दे दूं? ठीक है, तो फिर लिखो अगला एग्जांपल। $1 इज इक्वल टू रुपी 70/72। ठीक है। £1 इज इक्वल टू डॉलर 1.20/1.25। ठीक है। £1 इज इक्वल टू यूरो, £1 इज इक्वल टू यूरो 1.10/1.15। और आपको जो निकालना है वो निकालना है €1 इज इक्वल टू रुपी का बिड ऑब्लिक आस्क। €1 इज इक्वल टू रुपी का बिड ऑब्लिक आस्क। तो कैसे निकालोगे? बोले ये 3 वाला क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं। हर बात पे टेंशन मत लिया करो, करेंगे हम, सब सीखेंगे। आप खुद बनाने की कोशिश भी करोगे तो बन जाएगा। करें कोशिश? ठीक है, बढ़ो फिर आगे। तो आपको ये तो क्लियर है ना कि रुपी अपॉन यूरो का कोड बनेगा? बोले हाँ ये क्लियर है, ये क्लियर है। ठीक है, फिर 3 लाइन खींच लो, सोचो ही मत, 3 लाइन खींच लो। फर्स्ट के टॉप में लिख दो रुपी और लास्ट के बॉटम में लिख दो यूरो।
3 होते 3, 4 होते तो चौथे के बॉटम में लिखा जाता। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। रुपी के साथ क्या अवेलेबल है, पहले ये देखो। रुपी के साथ क्या है, बोले डॉलर, तो रुपी के साथ डॉलर अवेलेबल है ना, तो यहां लिख दो डॉलर। और जो आप यहां लिखोगे वो आपको यहां लिखना है, राइट। डॉलर जैसे ही लिखा, क्रॉस में सेम करेंसी लिखनी है, तो आप क्रॉस में लिख दो वापिस डॉलर। अब डॉलर के साथ क्या अवेलेबल है, बोले डॉलर के साथ पाउंड है, तो पाउंड आप यहां लिख दो, तो ऑटोमेटिकली पाउंड भी उधर यहां लिख दो, तो पाउंड और यूरो का रेट होगा ही होगा। श्योर है। अब बड़े ध्यान से एक एक चीज को दिमाग लगाते हुए सोचते हुए जाना, राइट। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ध्यान से सुनना। $1 में कितने रुपये, क्या गिवन है, बोले गिवन है, राइट। क्या चाहिए, बिड, बोले 70, मल्टीप्लाई। 1 पाउंड में कितने डॉलर, क्या गिवन है, 1 पाउंड में कितने डॉलर, क्या गिवन है, बोले बिल्कुल गिवन है। इसकी जगह क्या ले लेंगे, इसकी जगह क्या ले लेंगे, 1.20, मल्टीप्लाई। 1 यूरो में कितने पाउंड, इज इट गिवन इन क्वेश्चन, नहीं, 1 पाउंड में यूरो है, बट हमें क्या चाहिए, 1 यूरो में पाउंड। 1 डिवाइड करना पड़ेगा और 1 डिवाइड करके रुकना है। बोले क्या निकाल रहे हैं, बिड, तो हम क्या लेंगे, 1.15। अब आसान लगती हुई जा रही कहानी, सोल्व करो। तो कैसे सोल्व करोगे, 70 मल्टीप्लाई 1.20 डिवाइडेड बाय 1.15, तो ये आ जाएगा 73.04। श्योर। वैसे ही जब आप आस्क निकालने जाओगे, इक्वेशन सेम बनेगी, तो 70 इसकी जगह आ जाएगा 72, 1.20 की जगह क्या आ जाएगा, 1.25 मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आस्क निकाल रहे हैं तो 1 अपॉन बिड 1.10। श्योर है। तो 72 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये कितना हो जाएगा, 81.82। क्या कहानी क्लियर है ये, 100% नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर रेडी हो जाओ अगले एग्जाम्पल की तरफ। बताओ अगला एग्जाम्पल। हो गया, नोट डाउन, बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एक चीजों को ध्यान से देखना, समझते हुए जाना। अब मैं कोई हिंट नहीं देने वाला हूं, मैं सीधा आंसर लिखूंगा, ठीक है। €1 इज इक्वल टू ₹80/82, ठीक है। $1 इज इक्वल टू €0.90/0.95, ठीक है। £1 इज इक्वल टू £1 इज इक्वल टू ₹90/92। आप जो रेट बता रहे हो वो मुझे बता रहे हो £1 इज इक्वल टू यूरो का बिड ऑब्लिक आस्क। £1 इज इक्वल टू यूरो का बिड ऑब्लिक आस्क। 5 मिनट का टाइम है, आराम से सॉल्व करो, जल्दबाजी मत करना, एक एक चीज़ों को ध्यान से देख के समझना, ठीक है। 5 मिनट ले लो आराम से।
हो गया? सॉरी, हो गया या नहीं? सर इक्वेशन तो बना रहे हैं बट कुछ दिक्कतें आ रही है, इक्वेशन के कोट ही नहीं मिल रहे हमको ना। आपने बिना कुछ सोचे समझे, आई एम 100% श्योर, बिना कुछ सोचे समझे 3 लाइनें खींच ली, फिर आपने इक्वेशन बनाना चालू की और बाद में जाके पता चला इक्वेशन की वैल्यू ही नहीं मिल रही है आपको जो वहां दी हुई है। ऐसा हुआ आपके साथ? बल्कि यहां पे 3 इक्वेशन दी हुई जरूर है लेकिन तीनों काम की है, ये भी तो चेक कर लो। पता चला 3 काम की नहीं है। बोले ये कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनना, ये कैसे पता चलेगा वो मैं अब जजमेंट बता रहा हूं बस। कि जैसे देखो, आप पाउंड से यूरो तक पहुंचने के लिए मीडिएटर कितनी करेंसी है, 1 कि 2? मान लो पाउंड से यूरो तक एक संदेश भेजना है आपको, एक मैसेज भेजना है, तो किसके थ्रू भेज पाओगे? कितने मीडिएटर आ रहे हैं बीच में? बोले पाउंड का कनेक्शन रुपी के साथ है क्या? बोले हाँ है। और रुपी का कनेक्शन यूरो के साथ भी है? बिल्कुल है। मतलब एक ही कॉमन करेंसी आ रही रुपी। देखो ना कि पाउंड और रुपी का रेट भी है और यूरो और रुपी का रेट भी है, मतलब दोनों के बीच में कॉमन करेंसी एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। मतलब आपको तीसरा वाला कोड यानी कि डॉलर और यूरो वाला कोड कोई काम का नहीं है। डॉलर और यूरो वाला रेट कोई काम का नहीं है, इररिलेवेंट है। मतलब इन सिंपल आपको करना था यूरो अपॉन पाउंड इज इक्वल टू यूरो अपॉन रुपी मल्टीप्लाई रुपी अपॉन पाउंड, खत्म। तो ये जजमेंट एग्जामिनर कभी कभी यहाँ पे ऐसा कर सकता है कि 3, 4, 5 कोड दे दे और काम के केवल 2-3 ही हो, तो यू हैव टू जज। समझ पा रहे हो? अब बताओ इसका बिड कितना और आज कितना? अब तो आसानी से हो जाएगा, श्योर आसानी से हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, 1 रुपए में कितने यूरो है गिवन नहीं है, तो 1 डिवाइड करना पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय बिड निकाल रहे हैं तो आस्क 1 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाई 1 पाउंड में कितने रुपए गिवन है 90 ले लेंगे सीधा सीधा। फिर यहां पे 1 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई 92, ये आंसर आ जाएगा। रेडी? बिल्कुल चौकन्ने रहना आप। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल। बिल्कुल सब चौकन्ने रहना, कुछ भी हो सकता है अगले एग्जांपल में। चलो ठीक है, तो यार $1 इक्वल टू रुपी 70/71, ठीक है। फिर पाउंड 1 इज इक्वल टू $1.20/1.25, ठीक है। पाउंड 1 इज इक्वल टू यूरो 1.05/1.10, और आपको जो कोड बताना है वो बताना है $1 इज इक्वल टू पाउंड का बिड ऑब्लिक आस्क। $1 इज इक्वल टू पाउंड का बिड ऑब्लिक आस्क। उठा लो कैलकुलेटर, सोल्व करना स्टार्ट कर दो। वेरी गुड यार, सब शुरू हो गया बिना सोचे समझे, सबने इक्वेशन बनाना चालू कर दी। देख तो लो, मैंने बोला था इसीलिए चौकन्ने रहना बस। जिन्होंने समझ लिया उन्होंने समझ लिया। क्या मैंने आपसे पूछा है $1 में पाउंड, ये रेट तो गिवन नहीं है सीधा सीधा। देखो ना, ये वाला रेसिप्रोकली तो करना है, कहाँ इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ रही है। श्योर? तो इतने चौकन्ने
मतलब आप इतने अलर्ट हो गए कि बस अब तो देखना है कि इक्वेशन बना के आपने ये सोचा ही नहीं कि इक्वेशन बनाने वाला पार्ट भी है कि नहीं है। चलो ठीक है, अब सीरियस क्वेश्चन, मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस क्वेश्चन। ठीक है, लिखूं इक्वेशन? ठीक है, यूरो 1 में आपको बताना है रुपी, बिड ऑब्लिक आस्क। अब यहां पे ये जजमेंट करो कि तीनों कोट काम के हैं कि 2 कोट काम के हैं। तो देखो कि यूरो के साथ क्या है, बोले पाउंड है, तो क्या रुपी के साथ पाउंड है, बोले नहीं है। चलो रुपी के साथ देख लेते हैं, रुपी के साथ डॉलर है, तो क्या यूरो के साथ डॉलर है, बोले नहीं है। मतलब इनको एक कोई कॉमन करेंसी मिला ही नहीं रही है, इनको करेंसी मिला रही है कितनी, 2 कॉमन करेंसी। मतलब अगर आपको मैसेज भेजना है यूरो से रुपी तक, तो यूरो पहले मैसेज देगा पाउंड को, ठीक है, पाउंड डायरेक्ट रुपी से कनेक्टेड है नहीं, पाउंड फिर मैसेज देगा डॉलर को, और डॉलर से रुपी तक पहुंचेगा। मतलब 2 कॉमन करेंसी आई ना, तो 3 कोड बनेंगे। एक ही कॉमन करेंसी होती ना तो 2 कोड बनते हैं। समझ पा रहे हो, 3 कोड और 2 कोड का जजमेंट आसानी से क्लिक हो रहा है? श्योर? ठीक है, सॉरी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, क्लियर है ये? श्योर कर लोगे? बता दो, फिर आंसर ही बता दो। आपका जो कोड बनेगा वो कोड बनेगा रुपी अपॉन यूरो इज इक्वल टू रुपी अपॉन रुपी के साथ क्या है, बोले डॉलर है, तो डॉलर यहाँ आ जाएगा। फिर डॉलर के साथ क्या है, बोले पाउंड है, तो पाउंड भी ऊपर आ जाएगा। पाउंड के साथ क्या है, यूरो। ये आपका कोड बन गया। तो आप बताओ आंसर कितना कितना आ रहा है? यूरो 1 इक्वल टू रुपी चाहिए मेरे को। कितना बिड? फाइनल आंसर 76.36 और आस्क कितना? आस्क इधर लिख देता हूं 84.52। क्रॉस चेक कर लेना बस कि आपने मल्टीप्लाई किया होगा 70 मल्टीप्लाई 1.2 फिर मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1.10। श्योर? ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। क्रॉस करेंसी के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एग्जाम में आप कुछ भी आता है तो आई डोंट थिंक कि क्रॉस करेंसी में आपको दिक्कत आएगी। श्योर? तो 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि लेक्चर खत्म हुआ है, हम लेक्चर को तो अभी तो टाइम ही कहाँ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। एक और एडवाइस मैं आपको दे दूं कि प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश मत करना। कि जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आप जाओगे ना तो जीबीपी अपॉन जेपीवाई, मतलब जीबीपी अपॉन जेपीवाई का मतलब क्या है, दिख क्या रहा है, 1 येन में इतने पाउंड है। दिख रहा है कि येन 1 इज इक्वल टू जीबीपी इतना, बल्कि इतना हो सकता है क्या, 1 पाउंड में इतने येन हो सकते हैं, लेकिन 1 येन में इतने पाउंड आज की डेट में तो ऐसा नहीं है। तो प्रैक्टिकली मत सोचना यार, जैसा लिखा है ना वैसा लिख देना। श्योर? क्लियर है कि 100%? जैसा लिखा है वैसा मान लेना, ठीक है, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट कन्वर्ट नहीं कर रहा, आपका इंस्टीट्यूट भी ऐसा ही कर रहा है, जैसा लिखा है वैसा मान रहा है। तो आपसे प्रैक्टिकली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप इसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर दो, आपको जैसा ठीक लगे वैसी एजम्पशन ले लो। ऐसा मुझे कहीं सॉल्यूशन दिखा नहीं। तो जैसा हमारा इंस्टीट्यूट मान रहा है वैसा ही करो ना। फिर बढ़े आगे, बढ़े।
ठीक है, अगले कंसेप्ट की तरफ हम पढ़ने से पहले एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना कि आप डीलर हो। डीलर कौन से? ऑथोराइज डीलर, समझते हो ना? एज पर FEMA ऑथोराइज डीलर मतलब जिसको फॉरेन करेंसी में डील करने की इजाजत है, राइट? तो आप डीलर हो। अब आप क्या करते हो? आपका काम क्या होता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज खरीदते हो, आप फॉरेन एक्सचेंज बेचते हो। सबको परमिशन नहीं होती है, समझ पा रहे हो? जो लाइसेंस लेता है उसी को इसकी परमिशन होती है। तो डीलर, एज ए डीलर आपका इंटरेस्ट बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से गेन कमाने का नहीं है कि जैसे आपने डॉलर खरीदा और आप होल्ड करके रखो, कल को डॉलर के भाव बढ़ेंगे तो बेचोगे, गिर गए तो नुकसान भी हो सकता है, राइट? तो इस प्रॉफिट नुकसान के खेल में आप नहीं आना चाहते। एक्चुअली आप तो खरीदते हो तब भी आपका कमीशन जुड़ा होता है, आप बेचते हो तब भी आपका कमीशन जुड़ा होता है। आपका पूरा इंटरेस्ट आपके कमीशन में है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की रिस्क आपको नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि जब कोई कस्टमर आपके पास आता है ना डॉलर लेने के लिए, तो आपके पास डॉलर जनरली नहीं होता है। ऐसा मानो आप डॉलर किसी से लेते हो और उनको दे देते हो कमीशन जोड़ के, समझ पा रहे हो? कोई कस्टमर आपको बेचने आता है ना, तो आप बेचने के लिए उनसे खरीदते हो और आपके पास होल्ड करके नहीं रखते हो, तुरंत किसी और को बेच देते हो या तुरंत किसी और बैंक को बेच देते हो। समझ पा रहे हो क्या? मतलब एज ए डीलर आप अपने आप को कवर कर लेते हो। कवर कैसे? कि अगर कस्टमर से बाय किया तो मार्केट में सेल कर देंगे, और अगर कस्टमर कोई खरीदने आ रहा है तो हमारे पास तो रखे नहीं, हम तो केवल एक टेबल लगा के बैठे हैं, ऐसा समझो, मीडिएटर का काम कर रहे हैं, राइट? तो कस्टमर आपसे मांगने आएगा तो मार्केट से खरीदेंगे, कस्टमर को दे देंगे। समझ पा रहे हो क्या? तो एज ए डीलर आप अपने आप को कवर करते हो। इसको बोलता है अपने आप, इसको बोलता है अपने आप को कवर करते हो। कवर करने के लिए क्या ट्रांजैक्शन करते हो? जो ट्रांजैक्शन कस्टमर कर रहा है उसका अपोजिट ट्रांजैक्शन मार्केट में। इन सिंपल ना, कि कस्टमर ने बाय का सौदा आपसे किया तो आप मार्केट में क्या करोगे? कस्टमर ने बाय का सौदा किया, बाय मतलब आप कस्टमर से बाय कर रहे हो, ऐसा समझो। तो आप कस्टमर से खरीदोगे तो मार्केट में बेचोगे, आप कस्टमर को बेच रहे हो तो मार्केट से खरीदोगे, मतलब अपोजिट सौदा ही तो करोगे। कस्टमर से भी खरीद लोगे, मार्केट से भी खरीद लोगे, तो डबल रिस्क हो जाएगी ना। श्योर। तो एक आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेट कवर रेट। तो कवर रेट का मतलब होता है अपोजिट रेट। तो जो भी सौदा आपने कस्टमर के साथ किया है उसका अपोजिट सौदा आपको करना होगा। श्योर है? 100% क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9, जहां इन्होंने उसकी कुछ बात बोली है कि डीलर सोल्ड 1 लाख हांगकांग डॉलर एट 6.37 रुपी and covered himself in London market on the same day when the exchange rate were $1 equal to Hong Kong dollar this और $1 equal to rupee this। तो आप ध्यान से देखो कि सौदा हुआ हांगकांग डॉलर रुपी टर्म में, हांगकांग डॉलर रुपी टर्म में। किसका सौदा हुआ? बोले सेल का सौदा हुआ। ए डीलर सोल्ड, तो अपने आप को कवर करने के लिए वो क्या करेगा? बाय करेगा हांगकांग डॉलर रुपी टर्म में। बट जब बाद में गए तो पता चला कि हांगकांग डॉलर रुपी की तो रेट ही नहीं है। तो हमने सीखा है ना, हमने क्रॉस करेंसी से सीखा है ना कि हांगकांग डॉलर रुपी की रेट कैसे निकालनी है, ये तो हमको आता है ना। तो आप निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 9 में रुपी अपॉन हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू क्या कोड बनेगा? रुपी अपॉन यूएस डॉलर मल्टीप्लाई यूएस डॉलर अपॉन हांगकांग डॉलर। श्योर? निकाल पाओगे? निकाल पाओगे। लेकिन यहां पे एक चीज और ध्यान से देखना कि आप निकाल तो लोगे, बिट भी निकाल लोगे, आस्क भी निकाल लोगे, लेकिन काम का तो एक ही है ना आपके लिए। काम का क्या है? काम का एक ही है, या तो बिट या आस्क। ये नहीं पता, ये हम जजमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अब तक हमने फॉरेक्स चैप्टर में जो क्या किया है, अब तक हमने केवल कैलकुलेशन पे ध्यान दिया है। आज से हम प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देंगे। अब तक हमने देखोगे, ध्यान से देखोगे, हमने प्रेजेंटेशन की बात ही नहीं की, लेकिन अब हम प्रेजेंटेशन पे धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो रहा है। और फॉरेक्स में स्पेशली इसी टॉपिक में
ज़्यादा लिखने के लिए आपके पास कैलकुलेशन पार्ट होती नहीं है, बहुत कम छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व हो जाता है। तो फॉरेक्स का प्रेजेंटेशन मेजॉरिटी टाइम कमेंट्री फॉर्म में होगा। कमेंट्री फॉर्म में मतलब आपको पैरा में लिख के बताना पड़ेगा कि हमने ये क्यों लिया, बिड क्यों लिया, आस्क क्यों लिया, कवर क्यों किया, ऐसा क्यों किया। कैलकुलेशन तो आप बता रहे हो जो 3-4 लाइन में खत्म हो जाएगी, लेकिन 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। समझ पा रहे हो? तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हम शुरुआत से ही प्रेजेंटेशन से ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये फॉर्मूला तो आएगा, लेकिन ये हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे। फिर क्या लिखें? तो मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिखो। मैं लिखवा रहा हूँ, आपकी शुरुआत कुछ ऐसी होनी चाहिए। इसकी लैंग्वेज जो लिखना है वो लिख देना। अभी मैं लिखवा रहा हूँ, आपको मॉडिफाई करना कर सकते हो। अल्टीमेट कंक्लूजन वही होना चाहिए जो मैं लिखवा रहा हूँ। लिखो आप, ए डीलर सोल्ड हांगकांग डॉलर, a dealer sold Hong Kong dollar and for covering himself he should enter into buying contract। अगर उसने हांगकांग डॉलर सेल किया है तो कवर करने के लिए उसको बाय कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो एंड फॉर कवरिंग हिमसेल्फ ही शुड एंटर इनटू बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो। आगे लिखो, फॉर बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। आप सोचो कि बाय के लिए कौन सा रेट चाहिए। जब हम कोई चीज बाय करते हैं तो कौन सा रेट चाहिए? आस्क। तो बिल्कुल अगली लाइन वही लिखने वाले हैं हम कि फॉर बाइंग कॉन्ट्रैक्ट we should calculate ask rate of rupee upon Hong Kong dollar। हमें रुपी अपॉन हांगकांग डॉलर का आस्क रेट निकालना है। फिर फुल स्टॉप एंड द कैलकुलेशन आर इज फॉलोज। और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है जो मैंने लिखा, रुपी अपॉन हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू रुपी अपॉन यूएस डॉलर मल्टीप्लाई यूएस डॉलर अपॉन हांगकांग डॉलर। राइट, और इसका हम निकाल रहे हैं आस्क रेट, ये हम पहले से लिख चुके हैं। अब सवाल माइंड में एक और आ सकता है कि ये कैसे पता चला रुपी हांगकांग डॉलर का रेट निकालना है, ये क्लियर है, लेकिन ये कैसे पता चला कि 1 यूनिट हांगकांग डॉलर की निकाले कि 1 यूनिट रुपी की निकाले? मतलब रुपी अपॉन हांगकांग डॉलर करें कि हांगकांग डॉलर अपॉन रुपी करें, ये कैसे पता चल रहा है? तो आप ध्यान से देखो कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, देखो आप, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया एट द रेट 6.37 रुपी। ये कौन सा रेट है? 1 डॉलर का है, मतलब 1 हांगकांग डॉलर का है कि 1 रुपी का है? बोले 1 हांगकांग डॉलर का है। यहां से पता चला कि हमें 1 हांगकांग डॉलर का रेट निकाल रहा है, कौन सा वाला? बाइंग वाला। सेल वाला इन्होंने दिया है, बाय वाला हम निकाल लेंगे 1 हांगकांग डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी, ताकि ये दोनों कंपैरेबल हो जाए। क्योंकि लास्ट में एक चीज और पूछी है, क्या सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। श्योर, तो उसके लिए बाय सेल के डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, तो दिस शुड बी इन सेम फॉर्मेट। श्योर है क्या? चलो आगे बढ़ो। 1 डॉलर में रुपी क्या गिवन है क्वेश्चन में? 1 डॉलर में कितने रुपये क्या गिवन है? देख लो, जिसके नोट्स में अगर ये करेक्शन हो तो कर लेना। ये दोनों रेट सेम प्रिंट हो गई है, 47.20 और 47.20। तो आस्क वाले को कर दो 47.40। रेट दोनों सेम तो नहीं हो सकता ना, तो आस्क वाला कर दो 47.40। और अगर किसी के नोट्स में करेक्शन है तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। 47.40, तो यहां पे आ जाएगा 47.40 क्योंकि सीधा सीधा गिवन है। ठीक है, 1 हांगकांग डॉलर में कितने यूएस डॉलर है? इज इट गिवन इन क्वेश्चन? बोले नहीं गिवन है यार, ये तो नहीं गिवन है, इसका अपोजिट गिवन है। तो हमें 1 डिवाइड करना पड़ेगा, और 1 डिवाइडेड बाय हमें निकालना है आस्क, तो क्या लेना पड़ेगा? 1 डिवाइडेड बाय बिड 7.5780। ब्रैकेट में लिख देना 1 डिवाइडेड बाय बिड और इसके ब्रैकेट में लिख देना आस्क। श्योर, बताओ कितना आ रहा है? 47.40 सीधा डिवाइड कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 7.5780, तो ये आ रहा है 6.25।
श्योर है क्या? कमेंट्री लिखी, कमेंट्री के बाद हमने ये लिखा ताकि हमें बताने की ज़रूरत पड़ी कि आस्क क्यों निकाल रहा है, तो वो कमेंट्री में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपको एक चीज़ और पूछी है, बोले क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट इसका स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यह स्टेटमेंट की हेडिंग आ जाएगी। बोले सेलिंग रेट कितने की भैया? बोले सेलिंग रेट 6.37 है। ठीक है भैया, बाइंग रेट कितने की है? बाइंग रेट कितने की है? बोले बाइंग हमने अभी निकाला कवर रेट, तो बाइंग रेट है 6.25 की। तो सेल ज़्यादा में हुआ, बाय कम में हुआ, तो क्या डिफरेंस प्रॉफिट है? कितना प्रॉफिट आ गया? 0.12 का। लेकिन ये तो एक यूनिट का प्रॉफिट है ना, ये तो पर यूनिट प्रॉफिट है। इसको मल्टीप्लाई कर दो कॉन्ट्रैक्ट साइज से। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितनी थी? 1 लाख हांगकांग डॉलर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 लाख से, तो कितना आ जाएगा हमारा प्रॉफिट इन रुपी टर्म आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट 12,000, 12,000। श्योर है क्या? समटाइम्स ऐसा होगा कि यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज या कुछ एक्सपेंसेस भी लिखे होंगे, तो इस 12,000 में से मान लो 5,000 के एक्सपेंसेस हो गए, तो 12 में से 5 एक्सपेंसेस और लेस कर देंगे, तो बोलेंगे नेट प्रॉफिट 7,000 का। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है आपके पास, एक्सपेंसेस आएगा उसमें, बाकी सब चीज़ें सेम है। वो है क्वेश्चन नंबर 11, तो वो भी आपके लिए है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है। बढ़े आगे। बढ़े, अभी है हमारे पास 15 से 20 मिनट एटलीस्ट, तो हम जल्दी तो नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर होमवर्क जो हुए हैं 6, 7, 8 और 11। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम नए कंसेप्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। राइट, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, मतलब एक चैप्टर का कंसेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है चैप्टर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की कहानी हम यही समझ लेते हैं, राइट। वहाँ जाके फिर रिपीट करेंगे, लेकिन फिर यहाँ समझ ली तो वहाँ थोड़ा कम समझेंगे। ठीक है भैया, डेरिवेटिव की क्या कहानी है? बेसिकली आप मुझे इतना बताओ, बस स्टॉक मार्केट में 2 टाइप के सौदे हो सकते हैं क्या? 2 टाइप के मतलब कौन से? बोले एक आज स्पॉट में ही सौदा हो रहा है, और एक फ्यूचर के लिए सौदा हो रहा है। होता है क्या ऐसा स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर के लिए सौदा? बिल्कुल होता है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री के आप क्लिक करोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री के आज के भाव अलग होंगे, और आज ही की डेट में फ्यूचर के भाव अलग ट्रेड हो रहे हैं। दोनों आज ही की डेट में ट्रेड हो रहे होते हैं। समझ पा रहे हो आप? मतलब स्पॉट में ही टुडे ही आज की प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों कोट होती है। बोले यार क्या मतलब फ्यूचर का? बेसिकली क्या है कि फ्यूचर प्राइस जो है वो आपको आज बुकिंग करानी होती है अगर सौदा करना है तो, और स्पॉट प्राइस में सौदा करना है ना तो पैसे लगते हैं, फ्यूचर में पूरे पैसे नहीं लगते हैं। फ्यूचर में थोड़े से पैसे जमा कर दो डिपॉजिट के नाम पे, जिसको बाद में हम पढ़ेंगे, उसको मार्जिन बोला जाता है। थोड़े से पैसे जमा कर दो तो भी बड़ा ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो फ्यूचर का ये फायदा है। स्पॉट में हमें कैश में खरीदना होता है, और फ्यूचर में हम मार्जिन पे सौदे कर सकते हैं कि 20% यानी कि 20,000 रुपये जमा है, हम 1 लाख तक के सौदे कर सकते हैं। बट स्पॉट में ऐसा नहीं हो सकता। श्योर है? अब समझने की कोशिश करते हैं यार कि आखिर ये फ्यूचर क्या है, क्यों आया, राइट? क्या रीजन रहा फ्यूचर आने के पीछे, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फ्यूचर जो है ना, आप मुझे बस इतना बताना, फ्यूचर डेट पे 2 टाइप के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं क्या?
या तो फ्यूचर डेट पे आप बाय कर सकते हो या फ्यूचर डेट पे सेल कर सकते हो। फ्यूचर डेट पे या तो बाय हो सकता है या फ्यूचर डेट पे सेल हो सकता है। बाय को टेक्निकली बोला जाता है लॉन्ग पोजीशन, इसका एक नाम है, बस टेक्निकल नाम है लॉन्ग पोजीशन, मतलब फ्यूचर डेट पे बाय किया। और फ्यूचर डेट पे सेल को बोला जाता है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल करना। क्या हमारे पास शेयर नहीं है फिर भी सेल कर सकते हैं क्या हम? हमारे पास शेयर नहीं है तो बाय करने का सवाल आता है, तो बाय तो कभी भी कर सकते हैं। फ्यूचर डेट के लिए आज बुक कराना कर सकते हो, समझ पा रहे हो। लेकिन आपके पास शेयर है ही नहीं और आपने फ्यूचर डेट पे बेचने का सौदा कर लिया। इज इट पॉसिबल कि शेयर आपके पास नहीं है और आपने किसी पार्टी को बोला कि मैं फ्यूचर में आपको बेचूंगा? बेचोगे कैसे जब आपके पास है ही नहीं? तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ये फ्यूचर में पॉसिबल है। स्पॉट में नहीं कर सकते क्योंकि स्पॉट में आपको सेल करने के लिए आपको डीमेट में शेयर चाहिए, बट फ्यूचर डेट में आपको सेल करना है, भले ही शेयर नहीं है ना तो भी सेल कर सकते हो। बोले ये कैसे हो गया? जैसे मान लो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, राइट। आपके पास एक होटल वाला कस्टमर आता है और बोलता है यार 100 टीवी का ऑर्डर चाहिए। बोले कब चाहिए? बोले 3 महीने बाद। 3 महीने बाद 100 टीवी का ऑर्डर चाहिए। आपने बोला ठीक है मिल जाएगी। आपने सेल का सौदा करना चालू किया, राइट। बिलिंग और वो कोटेशन और वो सब बनाना चालू किए, राइट। एडवांस भी लेने वाले थे उससे। तो सामने वाले ने बोला यार सर आपके शोरूम में तो मुझे 3-4 टीवी दिख रही है, आप 100 टीवी कैसे दोगे? तो सामने वाला बोलेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम वाला, कि सर आपको आज चाहिए कि 3 महीने बाद? तो 3 महीने बाद। तो फिर आज का स्टॉक क्यों देख रहे हो? 3 महीने बाद चाहिए ना, तो आपको मिल जाएगी 3 महीने बाद। मतलब आप सेल का सौदा कर रहे हो फ्यूचर डेट के लिए। अब आपके पास शेयर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्यू डेट के दिन या ड्यू डेट के पहले कभी भी एक बाय का सौदा आपको करना पड़ेगा। आज सेल करना चाहो ना कर दो, सेल बुक करना चाहते हो ना कर लो। ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट के दिन एक आपको बाय का सौदा करना पड़ेगा, तब जाके वो सौदा जो है वो एग्जीक्यूट होगा। नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम कर देता है शेयर मार्केट में। तो समझ आई बात कि शेयर मार्केट में दोनों चीज पॉसिबल है। फ्यूचर डेट पे बाय भी कर सकते हो, फ्यूचर डेट पे सेल भी कर सकते हो। एक को लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, एक को शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। चलो इसके पीछे की बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये फ्यूचर्स जो है वो आया क्यों आया, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। अब एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं जो आपके मॉड्यूल में भी लिखा होगा और सब जगह लिखा है, क्योंकि फ्यूचर का बेस जो था वो वही था। क्या होता है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, राइट। बहुत सारे किसान हैं, राइट। एग्रीकल्चर उगाते हैं, राइट। फसल उगाते हैं, फिर काटते हैं, सुखाते हैं और उसको फिर मार्केट में बेचते हैं। तो मान लो कि एक किसान भाई ने गेहूं उगाए, राइट। गेहूं की फसल जो है वो उगाई। आज के कुछ 4 महीने 5 महीने बाद वो फसल पकेगी, कटेगी और मार्केट में बेचने के लिए आएगी। और आज का भाव गेहूं का मान लो 2000 रुपये पर क्विंटल चल रहा है। तो किसान भाई ने सोचा यार एक अच्छा भाव मिल रहा है, राइट, क्यों ना गेहूं उगाया जाए इस बार। तो गेहूं उगाने की सोची उसने, राइट। आज के भाव 2000 है। उसने पूरी मेहनत की, राइट। खेत को पूरा अच्छे से जो है वो सारा कुछ जितने भी महीने निकलने थे बहुत अच्छे से मेंटेन रखा। जब जब पानी चाहिए था तब तब पानी दिया। जब फसल कट के मार्केट में बिकने आई ना, तब गेहूं के भाव हो गए 1000 रुपये। जब उसने उगाए थे इस उम्मीद के साथ कि यार गेहूं के भाव जो है वो 2000 चल रहे हैं, इस बार तो अच्छी फसल होगी और सारा कर्जा इस बार का उतार देंगे हम। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो वहां से एक गवर्नमेंट के माइंड में कंसेप्ट आया यार कि क्यों ना जो हम फ्यूचर की उम्मीद करके कुछ काम करते हैं, तो क्यों ना आज ही फ्यूचर को हम सिक्योर कर लें। मतलब किसान भाई के एंगल से बात करें तो किसान भाई आज 2000 रुपये देख रहा है ना, तो फ्यूचर उसके आसपास ही चल रहा होगा। तो क्यों ना वो आज ही 5 महीने बाद एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट बुक कर ले। मान लो 1800-1900 जो भी मिल रहा होगा, कि उसने 1800-1900 में सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया कि भैया इतने में वो सामने वाले को 5 महीने बाद बेचेगा, लेकिन बुकिंग आज ही ले ली। वायदा बाजार, इसका दूसरा नाम वायदा बाजार है कि वायदा कर लिया
कि इतने में वो बेचेगा, अब सामने वाले को भी खरीदना है उतने में। अब चाहे भाव 1000 हो जाए तो भी किसान भाई का गेहूं जो है वो 1100 1200 इतने में नहीं बिकेगा, वो सीधा कितने में बिकेगा, जितने में सौदा किया 1800 में। 1000 प्राइस है, राइट, मार्केट भाव 1000 चल रहा है, सामने वाले को मजबूरी में उसको 1800 1900 में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से सौदे में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुका है। समझ पा रहे हो क्या? तो फायदा होना स्टार्ट हुआ ना। बेसिकली ये फ्यूचर इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ ताकि फ्यूचर को जो है वो हैच किया जा सके, इस रिस्क को, इस बीच में जो रिस्क है उसको ख़त्म किया जा सके। हालांकि आज की डेट में मेजोरिटी लोग इसको स्पेकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का मोटो ये था नहीं। गवर्नमेंट का मोटो हैच करने का था कि आप अपनी रिस्क को जो है वो कवर कर पाओ, ताकि आज ही फ्यूचर डेट के सौदे कर लो। समझ पा रहे हो क्या? तो फ्यूचर का इंट्रोडक्शन हुआ इसलिए, बात लगे आज कैसे भी यूज़ हो रहा है वो। क्लियर है क्या? अब इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली आप किसी शेयर को फ्यूचर में आज बुकिंग कर रहे हो, फ्यूचर में बाय करना क्यों चाहोगे, क्यों बाय करना चाहोगे? मान लो 1000 रुपये आपकी फ्यूचर प्राइस चल रही है, 1000 रुपये में आपने लॉन्ग पोजीशन ले ली, मतलब फ्यूचर डेट पे बाय कर लिया। क्यों? ताकि आपको लग रहा है कि प्राइस 1000 रुपये से भी ज़्यादा जाएगी। समझ पा रहे हो? मतलब लॉन्ग पोजीशन लेने वाले जो है ना वो होते हैं बुलिश। बुलिश का मतलब समझते हो? बुलिश मतलब वो समझ रहे हैं कि मार्केट आने वाले टाइम पे बढ़ेगा, उनको बुलिश बोला जाता है। और कोई सोचते हैं कि मार्केट आने वाले टाइम पे गिरेगा तो वो बियरिश होते हैं। और बियरिश लोग जो है ना कि मार्केट आने वाले टाइम पे गिरेगा, गिरेगा मतलब आज 1000 की प्राइस चल रही है ना, कल को 900 हो जाएगी, 800 हो जाएगी, तो बेहतर है आज बढ़ी हुई प्राइस है ना उसमें बेच दो, उसमें बेच दो। मतलब वो बियरिश होते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट आने वाले टाइम पे गिरेगा। दो में से एक की प्रेडिक्शन सही होगी। ऑब्वियसली दो पार्टी जब तक नहीं होगी, दो मेंटालिटी जब तक नहीं होगी, तब तक एक भी सौदा नहीं होगा। मान लो मार्केट में सभी लोग जितने भी हैं सभी लोग सोच रहे हैं कि यार मार्केट बढ़ेगा ही, तो सभी खरीदेंगे, बेचेगा कौन? समझ पा रहे हो? सेलर कौन होगा अगर सभी सोच रहे हैं कि बढ़ेगा? मतलब कोई तो ये सोचना चाहिए ना कि गिरेगा ताकि वो बेचे और दूसरा खरीदे। मतलब एक लॉन्ग पोजीशन लेता है ना तो उसका अपोजिट काउंटर पार्टी ऑटोमेटिकली शॉर्ट पोजीशन ले रही होती है। आप बाय करते हो तो सामने वाला क्या कर रहा है? सेल। समझ पा रहे हो? श्योर। तो एक सोच रहा है बढ़ेगा, एक सोच रहा है गिरेगा, दो में से जिसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी वो कमाएगा, दूसरा गवाएगा। श्योर। थोड़ा और एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना। एक शेयर है जिसकी फ्यूचर प्राइस चल रही है, एक शेयर है जिसकी फ्यूचर प्राइस चल रही है 120 रुपए फ्यूचर प्राइस। कौन सी फ्यूचर प्राइस? मान लो आज से कुछ 3 महीने बाद, राइट, मार्च मान लो, मार्च एंड में आपकी फ्यूचर प्राइस चल रही है 120 रुपए। इस पर खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, आपकी चॉइस है। और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ मार्च जो है वो है मान लो 135 रुपए। आपको सौदा कौन सा करना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन? मेरा जवाब ऐसा आ रहा है शॉर्ट पोजीशन एट 135। ऐसा मेरा जवाब है, मेरे साथ आप दे भी सकते हो, आप अपनी मेंटालिटी से सोच भी सकते हो, राइट। मतलब जरूरी नहीं कि मेरे साथ ही जाना है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 135 पे शॉर्ट पोजीशन ले लो। बोले हाँ ज़्यादा प्राइस है, शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। तो एक बात और ध्यान से सुन लेना कि 135 की जो प्राइस है ना वो एक्सपेक्टेड प्राइस है, हमारी उम्मीद है। और उम्मीद पे ट्रांजैक्शन कभी नहीं होता मार्केट में कि आप सोचो जिस प्राइस पे तो उस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो जाए। समझ पा रहे हो? ऐसे अगर ऐसे ट्रांजैक्शन होते तो आप उम्मीद 1 रुपए की करते। समझ पा रहे हो कि 1 रुपए की हमारे हिसाब से ये शेयर की जो प्राइस है वो 1 रुपए होनी चाहिए, तो क्या सौदा हो जाएगा उस पर? नहीं। तो कभी भी उम्मीद पे सौदा नहीं होगा। सौदा किस पे होगा फिर? सौदा एक्चुअल प्राइस पे ही होगा, उम्मीद को देखते हुए। मतलब सौदा हमेशा एक्चुअल प्राइस पे होगा, ये ध्यान रखना है। मतलब लॉन्ग पोजीशन भी होगी तो एक्चुअल प्राइस पे होगी, शॉर्ट पोजीशन भी होगी तो एक्चुअल प्राइस पे होगी। अब आप मुझे बताओ कि 120 पे क्या करने में फायदा है जब आप सोच रहे हो कि 135 हो जाए? खरीदने में फायदा है कि बेचने में फायदा है?
बोले खरीदने में फायदा है, मतलब यू शुड एंटर इनटू लॉन्ग पोजीशन। समझ पा रहे हो कि आपको जो है वो लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। क्लियर है? 100%। अब वो बात अलग है कि आपकी उम्मीद फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही। जरूरी नहीं कि आप कमाओगे, तभी स्पेकुलेशन है। कमा भी सकते हो, गवा भी सकते हो। तो आप 135 की उम्मीद लेके चले और प्राइस हो गई मान लो 100, तो भी आपको 120 में खरीदना पड़ेगा और 100 में बेचना पड़ेगा, 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये आपकी उम्मीद है, फुलफिल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, नॉट कंपल्सरी। अगर आपकी शेयर प्राइस 120 है और आपकी उम्मीद है 105, तो आपको क्या ट्रांजैक्शन करना चाहिए? ट्रांजैक्शन 120 पे ही होगा, ये ध्यान रखना। तो 120 पे क्या करने में फायदा अगर 105 आपको प्राइस दिख रही है? तो 120 में हमें सेल करने में फायदा है कि अगर हमारी उम्मीद फुलफिल हुई और 105 प्राइस हुई तो 120 में आज तो बेचो, क्योंकि आज 120 है, कल को दिखेगी नहीं, तो आज 120 में तो बेचो, जब कम हो जाए तब खरीद लेंगे वापस। समझ पा रहे हो? तब 105 अगर हमारी उम्मीद फुलफिल हो गई उस दिन खरीद लेंगे, 15 रुपए का फायदा हो जाएगा। श्योर। तो 105 अगर प्राइस होगी तो हम उस केस में लेंगे शॉर्ट पोजीशन एट 120। सौदा तो 120 पे ही होगा। श्योर है? अब वहां उम्मीद फुलफिल हुई तो कमाओगे, फुलफिल नहीं हुई तो गवाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? श्योर। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन समझ आया? कब लेते हैं ये समझ आया? अगर आपकी उम्मीद है मार्केट बढ़ेगा तो लॉन्ग पोजीशन ले लो, अगर आपकी उम्मीद है कि मार्केट गिरेगा तो बढ़ी हुई प्राइस पे शॉर्ट पोजीशन ले लो। क्लियर है? ये डेरिवेटिव में हम वापस पढ़ेंगे, डेरिवेटिव में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ की कहानी हमें क्लियर करनी थी, इसलिए हमने ये इतना यहाँ कुछ पढ़ा। यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें थोड़ा सा यूज हो रहा है ये फ्यूचर्स का, राइट? तो वो हम अब करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। श्योर। तो ये नोट डाउन अगर किसी का बाकी है फ्यूचर डेट पे, बाय सेल, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, बुलिश बियरिश, तो ये नोट डाउन कर लो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना शुरू कर लो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुश्किल से 5 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद हम हमारा लेक्चर यहीं रोक रहे हैं। बट क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे तो सही आज। हो गया नोट डाउन? ये देखो 10 में पढ़ो आप, ये 10 में क्या लिखा है इन्होंने। इन मार्च 2008 द जेड प्रो इंडस्ट्रीज मेक्स द फॉलोइंग assessment of dollar rate per British pound to prevail as on 1/9/2008। मतलब मार्च में प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये रेट जो है वो इतनी हो सकती है। 1.6 होने के चांसेस 15% है, 1.7 होने के चांसेस 20% है, 1.8 होने के चांसेस 25% है, एंड सो ऑन। ऐसे चांसेस दिए हैं। तो बोला कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। अब एक्सपेक्टेड रेट क्या होगी? अब ये अलग अलग तो दिए इन्होंने, दी तो है 1.6, 1.7, 1.8,
नहीं, एक रेट बतानी हो तो क्या होगी, तो एक रेट बतानी हो तो फिर हम एवरेज कर लेंगे इसका। और एवरेज कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी जब दी होती है तो इसका फॉर्मूला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आएगा। बट आपने किया तो है, फाउंडेशन में पढ़ा है ये सब कुछ, राइट, कहीं ना कहीं पढ़ा है, 11th 12th बीकॉम कहीं तो पढ़ा है ये फॉर्मूले कि हमें एवरेज करना है तो क्या करना होता है, पढ़ा है क्या, एक्स बार का फॉर्मूला याद आ रहा है। इन सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ये जो प्राइस है इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हुए जाओ और टोटल कर दो, मतलब 1.6 इंटू 0.15, 1.7 इंटू 0.20, 1.8 इंटू 0.25, जो भी वो जो आ रहा है मल्टीप्लीकेशन का, उसका टोटल आपका एवरेज होगा। श्योर, तो वो एवरेज प्राइस मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज प्राइस चाहिए मेरे को, जो फर्स्ट का आंसर होगा। मतलब आपको प्राइस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, एक कॉलम बनाना है, प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी और प्राइस के टोटल का जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर है। इट इज कमिंग 1.81 आ रहा है ये 1.81, ये पहले का आंसर हो गया, खत्म। दूसरा पार्ट आपसे क्या पूछा है, जहां हमने ये फॉरवर्ड अभी पढ़ के आया ना, उस फॉरवर्ड का थोड़ा सा दूसरे पार्ट में रोल है, इसलिए हमने फॉरवर्ड की कहानी बेसिक समझा कि अगर मार्च 2008 का फॉरवर्ड रेट आपको आज ही अवेलेबल है, मार्च 2008 में सितंबर का फॉरवर्ड रेट आज ही अवेलेबल है 1.80, तो ये बता रहे हैं कि शुड द फर्म सेल फॉरवर्ड इट्स पाउंड रिसीवेबल ड्यू इन सितंबर 2008। तो पहले तो आप, हमने जो कहानी समझी ना वो समझो कि एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दी है 1.80, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस 1.8 है और आपकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस है 1.81। सौदा किस पे होगा, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस पे 1.80 पे। बताओ लॉन्ग पोजीशन लेने में फायदा है कि शॉर्ट पोजीशन लेने में फायदा है, बोले लॉन्ग पोजीशन एट 1.80, राइट, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम सोच रहे हैं कि मार्केट में जो है वो 1.81 की रेट, मतलब बढ़ी हुई रेट हो जाएगी, तो हमें कम रेट पे लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। श्योर, अगर ये क्वेश्चन पूछता ना कि कौन सी स्ट्रेटजी लेनी चाहिए, तो हम लिखते बिल्कुल बाकायदा ये लिखते कि लॉन्ग पोजीशन हमें लेनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने ये पूछा कि क्या शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है कि क्या हमें सेल करना चाहिए, तो बोलेंगे यार सेल तो नहीं करना चाहिए, जब हमारी उम्मीद 1.81 की है तो 1.80 में क्यों सेल करें हम एक्सपेक्टेड प्राइस क्या मान रहे हैं 1.81, तो 1.80 में क्यों सेल करें। तो हम लिखेंगे इसका जवाब, अगर लॉन्ग शॉर्ट होता तो हम बोलते लॉन्ग खरीदना चाहिए लेकिन बेचना तो नहीं चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, फर्म शुड नॉट सेल फॉरवर्ड इट्स पाउंड रिसीवेबल, लिखो आप, फर्म शुड नॉट सेल फॉरवर्ड इट्स पाउंड रिसीवेबल, firm should not sell forward its pound receivable because expected price ब्रैकेट में लिखना that is 1.81, ब्रैकेट में लिखना that is 1.81, because expected price is greater than future price, एक्सपेक्टेड प्राइस इज ग्रेटर देन फ्यूचर प्राइस दैट इज 1.80। तो हमारी उम्मीद ज्यादा है तो फिर हम तो रुकेंगे। समझ पा रहे हो, आपके पास गोल्ड है मान लो, राइट, 10 ग्राम गोल्ड है, श्योर, और आपको बेचना है, बेचना कब है, आज नहीं बेचना, आज तो केवल बुकिंग करानी है। ऐसा समझो कि ज्वेलर के पास गए और ज्वेलर के पास बोला यार ये गोल्ड में बेचूंगा 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद आपकी जो उम्मीद है ना वो है 40,000, आप ऐसा सोच रहे हो कि 40,000 जो है वो प्राइस जाएगी, और ज्वेलर 2 महीने बाद खरीदने को तैयार है 38,000 में, तो क्या करना चाहिए, 38,000 में सौदा करना चाहिए कि वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए। हमारी उम्मीद 40 की दिख रही है तो हम तो रुकेंगे, बेचना दोनों ही कंडीशन में 2 महीने बाद ही है, तो हम तो वेट करेंगे, कोई फॉरवर्ड सौदा नहीं करेंगे, हम तो 40 में जब आएगा तब बेच देंगे। वो बात अलग है कि 40 होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट आज की डेट में तो हम डिसीजन ये ले पाएंगे कि अगर हमारी उम्मीद ज़्यादा है और एक्चुअल कम है तो फिर हम रुकेंगे, हम बेचने के लिए रुकेंगे, श्योर 100%। ठीक है,
तो होमवर्क वापस से रिपीट कर देता हूँ। होमवर्क जो था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज होमवर्क। श्योर, मुश्किल से 2-2, 5-5 मिनट के क्वेश्चन है। इन टोटल 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको आराम से ये सब कुछ करने में। ट्राई ज़रूर करना। मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे बोर्ड पे लेना पड़ेगा, राइट, बट अभी नहीं बता रहा मैं। ट्राई करके आना आप, होगा वो। अगर सारे बोर्ड पे लेने पड़े तो सारे बोर्ड पे लेंगे, लेकिन ट्राई नहीं किया तो मज़ा नहीं आएगा। श्योर है? ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।